होम रेमेडीज बेसिकली कि जिससे हमारे ब्लड के शुगर लेवल्स इंप्रूव हो सकें। सो एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है जो हमारे घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से ही मिल जाएगा, जैसे कि मेथी दाना, हाफ अ टीस्पून ऑफ मेथी दाना, हाफ टीस्पून ऑफ कलौंजी सीड्स, ठीक है। और आपने 1 चम्मच काला चना लेना है, इनको अच्छे से वॉश कर लो, इनको ओवरनाइट सोक कर दो और सुबह इनको अच्छे से च्यू करके खाना है। च्यू नहीं किया जा रहा तो आप इनकी पेस्ट बना के खा लें और इसको आप लगातार 1-1.5 महीने के लिए फॉलो करें और आप देखिएगा कि कितनी इंप्रूवमेंट आएगी आपके ब्लड के शुगर लेवल्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल बंसल और स्वागत है आपका दृष्टि टॉक के न्यू पॉडकास्ट एपिसोड में। हमारा मिशन है मिथ्स टू रियलिटी। देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं जिसके कारण हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री नहीं जीते, तो जीना चाहते हैं अपनी लाइफ को हेल्दी वेल्दी और प्रॉस्पेरस, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। देखिए, आजकल ना बहुत सारे फैंसी फूड्स आ रहे हैं, डेली क्विना आ गया, कभी ओट्स आ गए, कभी मूसली आ गई, और यही मिथ्स हमें ये नहीं समझ आ रहे कि ये फूड्स हमारे लिए एक्चुअल में अच्छे है भी हैं कि नहीं, या हमारे जो पुराने ज़माने में मिलेट्स आते थे वही अच्छे हैं। तो इसी मिथ्स को ब्रेक करने के लिए आज हमारे साथ हैं न्यूट्रिशनिस्ट ईशा जी, जो हमें बताएंगे। हेलो मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे आज अपने इस पॉडकास्ट में इन्वाइट किया है जी। ईशा जी, मेरे को ना सबसे पहला तो यही लगता है कि आयुर्वेदा में जैसे बोला जाता है कि फूड इज़ योर मेडिसिन, सिमिलरली और आजकल क्या है कि हमें एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या है कि डेली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे क्विना हो गया, ओट्स हो गए, मूसली हो गए, तो हमें यही नॉलेज कि हमें डेली क्या खाना चाहिए, तो डेली डाइट एज पर न्यूट्रिशनिस्ट और मॉडर्न वे से क्या होना चाहिए? देखिए अंशुल जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आयुर्वेदा कहता है कि फूड इज अ मेडिसिन, सेम वे हम भी यही बात कहते हैं कि फूड इज अ मेडिसिन। आई बिलीव कि जो फूड है वो एक्चुअली जो है वंडर्स कर सकता है हमारी बॉडी में। इतने मेडिकल इश्यूज आजकल सबको चल रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपनी रूट से इस टाइम जुड़े नहीं हैं। हम वेस्टर्न कल्चर आ गया है, वेस्टर्न चीज़ें आ गई हैं, तो हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिससे हम अपने बेसिक रूट्स को छोड़ते जा रहे हैं। बट आई बिलीव कि रूट्स को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है, एंड जितनी सिंपल डाइट होगी आपकी, उतनी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। सो डाइट आपकी जो होनी चाहिए ना, उसमें हर चीज़ होनी चाहिए। आपकी प्लेट जो होनी चाहिए वो कलरफुल होनी चाहिए, एंड इट शुड हैव ऑल दी लाइक न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सब कुछ एक ब्लेंड होना चाहिए हर चीज का। ये नहीं कि एक बस वेस्टर्न चीज हमने ऐड कर दी, कीनोआ ऐड कर दिया एंड यू आर गुड टू गो, कि हमारे इनफ प्रोटीन्स हो गए। नो, योर पैलेट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन इट, एंड हर चीज का बैलेंस बना के ही एक ठीक रहता है। तो हर चीज हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। नहीं, एज अ लेमैन मुझे तो पता नहीं कि किस में प्रोटीन ज्यादा है, किस में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है, तो मैं एज अ लेमैन की कैसे आप उसको सजेस्ट करेंगे कि हाउ टू गो कलरफुल प्लेट? जैसे कि कलरफुल प्लेट का मतलब है जी, आप अपनी प्लेट में रोटी भी रखें, सब्जी भी रखें, दही भी रखें, सैलेड भी रखें, और जब फ्रूट्स का टाइम है तो फ्रूट भी रखें, तो कलरफुल होगी ना। फिर नट्स एंड सीड्स चाहिए तो वो भी आप रखें। वो हमारी बिल्कुल बेसिक किचन में ये सब इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, हमें बाहर से कोई फैंसी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे कार्ब्स, प्रोटीन्स हमारे घर के खाने से, जो हम घर पे होम कुक फूड खाते हैं, उससे कवर अप हो जाता है। सो उसी को ही मैं एज अ कलरफुल पैलेट कह रही हूँ कि हर चीज़ आपकी पैलेट में होनी चाहिए। नहीं, तो जैसे आयुर्वेदा में बोला जाता है ना कि हमारा जो सुबह नाश्ता है वो हैवी होना चाहिए, द लंच शुड बी लाइट एंड डिनर शुड बी लाइक अ प्रॉपर, या ऐसा है। बट हर प्लान ना हर बॉडी टाइप के लिए नहीं जाता है। अब जिनका नाइट शिफ्ट्स का काम है वो तो उठते ही मतलब लंच के टाइम है ना, तो जो बॉडी टाइप है, जैसी बॉडी टाइप है, उस बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग चलना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है आपका बहुत हैवी काम है जिसमें आपको ऐसे लगता है कि आपको एनर्जी चाहिए, तो आप अपना ब्रेकफास्ट यू शुड टेक इट लाइक बहुत अच्छे से। आपका फुल सब कुछ होना चाहिए, कार्ब्स भी, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी, सब कुछ लो, ताकि आपको भूख जल्दी ना लगे, आप अपने लंच तक उसको सरवाइव कर सको, और इन बिटवीन के हम जो मंचिंग करते हैं उसको हम अवॉइड कर सकें। जैसे आपने मंचिंग की बात की ना, तो उसमें ये भी आता है कि आजकल ना पीपल आर वेरी स्ट्रेसफुल, मतलब लोग डेली, मतलब हर बंदा ना इतना एग्रेसिव हो गया। आप गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ी सी गाड़ी लग भी गई ना, तो ही इज वेरी एग्रेसिव कि क्या हो गया, तो पेशेंस खत्म हो गया। तो
और स्ट्रेस कार्विंग्स भी बहुत ज्यादा हो रही हैं हाँ कि जी। लोग स्ट्रेस में पता नहीं क्या कुछ खा जाते हैं। मैं भी अगर Right. जो बैठा हूँ ऑफिस में, मेरे सामने नमकीन का पैकेट पड़ा है तो मुझे पता नहीं लगता मैं कब खा गया। तो वो हाउ टू डील विद स्ट्रेस राइट। कार्विंग्स। जो स्ट्रेस है ना जी, यू वेरी राइट, हर एक बंदे को स्ट्रेस है, हर एक की लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे वो अगर हम छोटे स्कूल के बच्चे लें उनकी लाइफ में भी स्ट्रेस है। छोटे बच्चे यस यस यस, अगर आप देखेंगे तो बच्चों की लाइफ में भी इक्वली वो कहेंगे हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल है, हम कहते हैं हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल है। सो राइट फ्रॉम बच्चे टू लेके हर इंसान को स्ट्रेस है। स्ट्रेस में ना हम जनरली क्या होता है कि ये कोपिंग मैकेनिज्म होता है जब हम खाते हैं स्ट्रेस में। तो इसमें क्या है ना, जब हमारे माइंड को पता है कि अब मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, तो सबसे पहले हम जाएंगे मीठे की तरफ या फिर प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड्स, यही सब कुछ दिखता है जो कि डेड फूड्स है बेसिकली, जो रेडिली अवेलेबल है, जो रेडिली अवेलेबल है ना। तो इससे क्या होता क्या है, एक बारी तो आपके जो एकदम से डोपामिन रिलीज होगा, जो फील गुड केमिकल जिसे हम बोलते हैं, वो एक बारी को तो आपका स्ट्रेस जो है रिलीव कर देगा, बट एक्चुअली ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही है। अगर हम सोचे कि ये लंबे समय तक एक्ट करने वाला, नो, इट्स अ मिथ। तो हमने एक बारी खाया, हमारा डोपामिन रिलीज हुआ, हमारा फील गुड केमिकल्स रिलीज हुए, अब हमें लग रहा है यस नाउ आई एम गुड टू गो, अब मेरा स्ट्रेस रिलीव हो गया। सो जब हम रेपिटेटिव ये चीज करते हैं ना, तो एक पॉइंट पे ऐसे होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो ऐसा फाइन ट्यून हो जाता है कि जब तक हमें अब कुछ मिलेगा नहीं ना इन चीजों में से, तब तक हमारा स्ट्रेस रिलीव नहीं होगा। और इससे हमारे जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं एक पॉइंट पे आके डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। तो इनिशियली तो ऐसे होता है जैसे चॉकलेट के एक पीस से हमने किया एंड स्ट्रेस हमारा रिलीव हो गया, बट आफ्टर दैट आपका एक पीस चॉकलेट काम नहीं करेगा अगर ये हम रेगुलर इसको रूटीन बनाएंगे। सो इसलिए हमें इसको अपनी एक हैबिट नहीं बनानी। स्ट्रेस हुआ तो यस, स्ट्रेस हुआ तो हमने स्ट्रेस ईटिंग की और वो उससे हमारे को इतने मेडिकल इश्यूज हम और अपने मतलब आ सकते हैं, है ना, शुगर है, वेट गेन है, पीसीओडी है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो हम इस चीज से देखने को मिलती है स्ट्रेस से। सो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए टिप्स तो बहुत सिंपल है, बट एक्चुअली अगर फॉलो करें तो मतलब वंडर्स का काम करती हैं। सो सबसे पहली चीज तो अपनी पैंट्री में से आप डेड फूड्स निकालो। डेड फूड मींस यही पैकेट डब्बे वाले फूड, बिस्किट्स, भुजिया, नमकीन, चिप्स, ये रेडिली अवेलेबल चीजों को जो सबसे पहले इनको माइनस करने की जरूरत है। सो डेड की जगह हम लाइव फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन चीजों का इंटेक अगर करेंगे तो हमारी नेचुरली क्रेविंग्स कम होंगी। क्रेविंग्स कम होंगी तो ऑब्वियसली जब स्ट्रेस होगा तो एकदम से वैसी क्रेविंग्स नहीं होंगी। स्ट्रेस से जैसे क्रेविंग्स बढ़ती हैं, अगर हम ऐसी चीजें इंक्लूड करेंगे तो क्रेविंग्स कम होंगी। पानी का इंटेक अच्छा रखें उस टाइम पे। देन हमारे को सनलाइट की जरूरत है। जो सनलाइट है वो हमारे अंदर करती क्या है, वो सेरोटोनिन को इम्प्रूव करती है, जो हमारा मूड एलिवेट करता है, जो हमारे स्ट्रेस को रिलीव करता है। तो जितना सनलाइट लोगे उतना आपका स्ट्रेस नेचुरली रिलीज होगा। नहीं, लोग तो क्या है कि आज की डेट में सनस्क्रीन पूरा ऊपर से नीचे तक, लेकिन ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है ना, एक सुपरफिशियल लेयर बना रही है, बट इंटरनली जब तक काम नहीं होगा तो ये सुपरफिशियल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ज्यादा देर हमारे को हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो इंटरनली ही हमें चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बोला, पैलेट आपकी अच्छी हो, हर चीज हो, ताकि आपको क्रेविंग्स हो ही नहीं। देन आपको सनलाइट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इज अ स्ट्रेस बस्टर इटसेल्फ। आपको जो भी अच्छा लगता है, योगा करना, वॉक करना, डांस, एरोबिक, जुम्बा, जो अच्छा लगता है आप जरूर करें। एक्सरसाइज स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत हेल्प करती है। एंड नॉट टू फॉरगेट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्लीप। स्लीप जितनी अच्छी होगी स्ट्रेस लेवल्स उतने कम होंगे। हम सो तो जाते हैं बट वी डोंट नो हम डीप स्लीप में जा रहे हैं या नहीं। तो डीप स्लीप होनी बहुत जरूरी है। उस टाइम पे हमारी बॉडी का रिपेयरिंग प्रोसेस चलता है और उस टाइम पे ऐसे होता है कि आपके टॉक्सिन्स भी रिमूव होते हैं और आपका स्ट्रेस लेवल भी जो है वो इम्प्रूव होता है। तो कितने आवर्स की स्लीप इज द बेस्ट, मतलब लाइक 8 आवर्स, 6 आवर्स? देखो ये भी ना बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कई लोग 6 घंटे सो के भी इक्वली हैप्पी हैं, एक्टिव हैं, बॉडी चार्ज्ड है, एनर्जाइज्ड है, तो उनके लिए 6 घंटा भी इनफ है। बट आइडियली अगर हम बात करें तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। बट अगेन वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि कितना घंटे में आपको, बट ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही 4 घंटे 5 घंटे ही सो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। 7 to 8 आवर्स आई थिंक इज नीडेड।
मैम हमारे इंडियंस को ना बहुत सारा फ्राइड खाना पसंद है, मतलब पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। तो और बार बार ना मैंने देखा है कि किसी हम ढाबे पे भी जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे भी जा रहे हैं, दे आर फ्राइंग अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑयल। वो मेरे हिसाब से मैंने कहीं पढ़ा था कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेबल। तो आप थोड़ा सा इस मिथ को बर्स्ट करें प्लीज। राइट, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। जब हम एक ही तेल को बारी बारी ऑयल को हम यूज कर रहे हैं, उसमें रीफ्राई कर रहे हैं, तो उस ऑयल को होता क्या है, उस ऑयल, वो जो ऑयल है ना बेसिकली वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है। उसमें टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं और उसके साथ साथ ना फ्री रेडिकल्स भी हमारे उस ऑयल में रिलीज होने लग जाते हैं। वो जो फ्री रेडिकल्स है ना वो एक्चुअली ज़ॉम्बीज हैं हमारी बॉडी के लिए। वो जितना हमारी बॉडी में जाएगा उतनी ही मेडिकल इश्यूज जो हैं वो भी बड़े खतरनाक वाले मेडिकल इश्यूज, जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गए, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी, या फिर बीपी के इश्यूज हैं, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, तो बड़ी बड़ी बीमारियों को इन्वाइट करता है। सो रीफ्राइंग तो आई वुड नेवर सजेस्ट। जैसे हम मान लो घर में फ्राई कर रहे हैं, अगर हमने एक बारी उसको कुछ समय के लिए फ्राई किया है तो आई वुड सजेस्ट कि हम उस ऑयल को यूज कर लें अपनी कुकिंग के अंदर। अगर वही ऑयल लंबी देर के लिए, मतलब मान लो हमने 1-1.5 घंटा उसमें लगातार फ्राई किया है, तो बिल्कुल भी आप उस ऑयल को डिस्कार्ड करने के लिए आप हिचकिचाएं नहीं। ये मत सोचे कि यो इतना ऑयल हमारा वेस्ट हो जाएगा। आप ये सोचे कि ये आपकी अभी का फेंका हुआ आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपके बहुत पैसे बचाने वाला और आपकी हेल्थ के लिए ये इंपॉर्टेंट था फेंकना। सो बिल्कुल एक बारी भी ना सोचें उस ऑयल को डिस्कार्ड करने के लिए, बिकॉज इट इज एक्चुअली फुल ऑफ टॉक्सिन्स। जितना केमिकल हो सकता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स उसमें आ सकते हैं, आ जाएंगे, और उतना ही हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को ये बढ़ाएगा, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर बॉडी। ईशा जी, आजकल ना मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं कि जिसमें ना बोला जा रहा है कि आप जितने भी व्हाइट पॉइजन है ना, व्हाइट पॉइजन मीन्स की शुगर, सॉल्ट और अजीनोमोटो जो हमारे घर में रेडिली यूज होते हैं और हमें जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारा पार्टी बन चुके हैं, तो ये जहर है आपके लिए। ये जहर है असली में? या सो एग्जैक्टली जहर कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। जो वाइट शुगर है बेसिकली होता क्या है, जब शुगर बनती है तो उसकी प्रोसेसिंग में हम उसका सब कुछ निकाल देते हैं, वो बिल्कुल वाइट कलर हो जाती है। पहले तो आप देखो वो गन्ने का जूस है, फिर वो गुड़ शक्कर की फॉर्म में होगा, और फिर उसकी फर्दर उसको प्रोसेस करते हैं और वो बिल्कुल वाइट। सुना है कि उसमें हार्मफुल केमिकल्स लाइक सल्फर वगैरह भी यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब उसको वो मतलब बिल्कुल प्रोसेस हो चुकी है, वो प्रोसेस होगी। अब उसने क्या करना है, उसका हमने सब कुछ निकाल दिया, अब उसकी टर्न है। जैसे ही हमने उसको अपने अंदर डाला तो अब उसने अपना काम शुरू कर देना है। इट विल स्टार्ट बिकमिंग लाइक अ मॉन्स्टर। उसने आपके जॉइंट्स में से, उसने आपकी बोन्स में से कैल्शियम लीच आउट करना शुरू करना है, क्योंकि उसका हमने सब कुछ निकाला, अब वो उसकी टर्न है, वो अपना निकालेगी। सो इसलिए हम इसको पॉइजन बोलते हैं, क्योंकि ये स्लोली जो है ना आपकी अंदर से बॉडी को जो है खोखला कर देती है। सो इसलिए ये एक पॉइजन का काम करती है। बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में लोगे तो डेफिनेटली, बट बिल्कुल अगर हम ना बराबर क्वांटिटी में लेते हैं, इतना हम ले सकते हैं, उतना चल जाएगा, बट बहुत लार्ज क्वांटिटीज में। और सॉल्ट के बारे में क्या कहना आपका जी? सॉल्ट के ना बड़े सारे आजकल मिथ्स बन गए हैं कि व्हाइट सॉल्ट खाएंगे तो बीपी हो जाएगा, व्हाइट सॉल्ट खाएंगे वाटर रिटेंशन हो जाएगा। आपने कभी पहले जमाने में कभी देखा है कि हमारी किचन में नॉर्मल रेगुलर टेबल सॉल्ट ना हो? पुराने जमाने से नमक, डिफरेंट तरह के नमक थे। पहले सेंधा नमक बोला जाता था, सेंधा भी था, काला नमक भी था, व्हाइट सॉल्ट भी था, बट किचन में से एक्सक्लूसिविटी नहीं थी। आज हमारी किचन्स में क्या है, एक्सक्लूसिविटी हो गई है कि हम तो सिर्फ सेंधा नमक ही यूज करते हैं, या हम तो सिर्फ काला नमक ही यूज करते हैं, हम तो टेबल सॉल्ट यूज ही नहीं करते। तो वो वर्ड ऑफ माउथ और फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा हो गया कि लोगों ने डर के ना व्हाइट सॉल्ट निकाल ही दिया है। बट फॉर दैट रीजन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो हमें व्हाइट सॉल्ट भी चाहिए। ये नहीं मैं कहती कि लार्ज क्वांटिटीज, बट कुछ अमाउंट हमें व्हाइट सॉल्ट का भी चाहिए। नो डाउट ये चीजें लार्ज क्वांटिटीज के लिए तंग करेंगी बॉडी को, बट इनको अगर हम कम अमाउंट पे रखें तो वो चाहिए भी है। जैसे अब नमक है तो आयोडीन हमारी बॉडी में चाहिए, हमारे हार्ट के फंक्शन के लिए भी चाहिए, थायराइड के लिए भी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए भी चाहिए, हमारे बीपी के लिए भी चाहिए। तो ये सब
कहाँ से मिलेगा? वो आयोडाइज जो हमारे नमक से ही मिलने वाला है, तो उसकी फंक्शनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। हम क्यों नहीं माइनस करते ये प्रोसेस्ड पैकेज फ्रोजन फूड्स जिसमें भर भर के नमक डाला जाता है? हमने किचन में से उतनी सी क्वांटिटी को तो माइनस कर दिया, बट हमने जितना भी प्रोसेस्ड पैकेज फ्रोजन फूड में जो नमक इतनी क्वांटिटीज में है वो तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। सो इट्स बेटर कि हम इन चीजों को माइनस करें और नॉर्मल कुकिंग में अपना नॉर्मल नमक अलॉन्ग विद सेंधा, पिंक सॉल्ट ये भी यूज करें, बट नॉर्मल वाइट नमक को भी कुछ क्वांटिटी में, थोड़े अमाउंट में आप जरूर ऐड करें अपनी डाइट में। जैसे मैम अभी आपने शुगर की बात करी, तो आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है कि आप शुगर फ्री मिठाइयाँ भी आ गई हैं, शुगर फ्री के डिब्बे भी आते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारे मिथ्स हैं कि शुड वी टेक इट और नॉट टेक इट, मतलब मेरा ओपिनियन है कि हमें शुगर फ्री बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। दिस इज वन सच थिंग जो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी। तो मार्केटिंग गेम इतनी ज्यादा हो गई है। बिल्कुल सर, आप देखो कि ट्रेंड है ना, किसी ने कह दिया कि कार्ब्स अच्छे नहीं है तो कार्ब्स अच्छे नहीं है, वैसा ही ट्रेंड बन गया। किसी ने कहा ऑयल अच्छा नहीं है, फैट अच्छा नहीं है, तो वो माइनस हो गया। अब कार्ब्स अच्छे हो गए, अब फैट माइनस हो गया। अब फैट अच्छा होता जा रहा है, अब कुछ और माइनस हो जाएगा। तो ये सब ट्रेंडिंग चीजें हैं, आई थिंक, जो हमारे ना पिछली चीजों से चलती आ रही है, जो हमारे बेसिक्स है, दादी नानी के टाइम वाली जो चीज है ना, आई थिंक अगर हम उसको पकड़ के रखें तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं होगा। ये तो हमारी दादी नानी तो ये बोलती थी ना, गुड़ खाओ बेटा। बिल्कुल, और तो फिर आप क्या रिकमेंड करेंगे? आप शुगर फ्री इज अ स्लो पॉइजन। ये जब अंदर जाएगी ना आपकी बॉडी में, तो इसने ना धीरे धीरे आपके वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करना है। इनफैक्ट WHO की भी रिकमेंडेशन आई है कि आप इस चीज को रेगुलर प्रोलॉन्ग यूज के लिए मत रखें। शुगर फ्री टैबलेट्स, सिरप, लिक्विड इन पाउडर्स की फॉर्म में बिल्कुल मत लें। स्टिल अगर स्टीविया लीव्स जो ड्राइड आती हैं, कोई बहुत ही वो है कि बिल्कुल ही लेना चाह रहे हैं, तो ड्राइड लीव्स इज फार बेटर देन ऑल दीज, लाइक बिल्कुल जो ट्रीटेड केमिकल से वो बनाई गई चीज है, उसको हमें तो आप टिप क्या देंगे कि हमें गुड़ खाना चाहिए? आप गुड़ खाएं, शक्कर खाएं, कोकोनट शुगर आती है आप वो ले सकते हैं, खजूर लीजिए, नेचुरल फॉर्म में ये शुगर्स हैं, तो इनको आप इंक्लूड करें रादर देन दिस शुगर फ्री। और अगर कुछ नहीं समझ आता, बिल्कुल ½ टीस्पून पूरे दिन में अगर आप चीनी भी ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल ना इंटरमिटेंट फास्टिंग्स भी बहुत ज्यादा चल रही है, लोग 12-12 घंटे, मतलब ट्रेंड में है ये। तो ये मिथ है बहुत बड़ा कि हमें इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लीज इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट पाए। राइट। सो अंशुल जी, ऐसे है कि मार्केट में ना इतनी तरह की डाइट्स हैं, जैसे GMO डाइट है या ओमैड डाइट है कि 1 मील अ डे ही खाना है, देन कीटो डाइट है, कोई बनाना डाइट कर रहा है, कोई वाटर डाइट कर रहा है। मतलब इतनी ज्यादा ओवरफ्लो हो रही है इंफॉर्मेशन कि लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना चाहिए। अब उन डाइट्स में से एक कॉन्सेप्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग का उठ के आया है। अगर हम देखें तो ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब हमारे एंशिएंट टाइम से फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। इट इज नथिंग न्यू, है ना। हमारी मदर्स हैं, दादी माँ है, नानी माँ है, सबने रखे हैं फास्ट, इनफैक्ट हम लोग भी रखते हैं। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मैं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, क्योंकि ना इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे जो सेल्स हैं उनका जनरेशन भी होती है और उनका रिपेयर भी होता है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। जैसे हमने फास्ट किया, ठीक है, तो अब फास्टिंग में जो सेल्स हैं वो एक प्रोसेस शुरू करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ सेलुलर वेस्ट। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको ऑटोफेजी बोलते हैं। ऑटोफेजी क्या करता है? ऑटोफेजी में हमारे सेल्स जो है वो रिजुविनेट भी होते हैं और रिपेयर भी होते हैं। दूसरी बात, जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं जितने भी ब्रोकन डाउन प्रोटीन्स हैं और जितने डिसफंक्शनल प्रोटीन्स हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं। तो उन सेल्स, जो ये सेल्स हैं, इसको ब्रेक डाउन और सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। सो हमारा सेल जो है वो नेचुरली रिपेयर भी होता है और जनरेट भी होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बेनिफिट है। सेकेंडली, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो रिड्यूस करता है हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जब कम होगी तो हमारे ब्लड के शुगर लेवल्स जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लगेंगे। इसके साथ ना 2-3 चीजें और अटैच्ड है, जैसे कि हमारी स्किन की इंप्रूवमेंट होती है। कैसे? क्योंकि इस टाइम पे ग्लाइसेशन प्रोसेस
की हैपनिंग होती है। ग्लाइसेशन होता है बेसिकली जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा है तो शुगर का मॉलिक्यूल अटैच होता है हमारे कोलाजन के साथ, जो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है स्किन का। ठीक है, अब वो कोलाजन के साथ जाके चिपक गया, कोलाजन को उसने स्टिफ करना है और फिर वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है उसमें रिंकल्स भी आएंगे, उसमें क्रैक्स भी दिख सकते हैं, सैगिंग भी हो सकती है, डल भी हो सकती है, तो हमारी स्किन इम्पैक्ट होगी। अब जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारा ये प्रोसेस जो है ये इम्प्रूव होता है नेचुरली। हमारा जितना भी इंसुलिन का रेजिस्टेंस है वो इम्प्रूव होगा, ब्लड में शुगर लेवल्स इम्प्रूव होंगे, तो हमारा ग्लाइसेशन प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा। इसके साथ एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है कि हमारी हार्मोनल हेल्थ बेटर होती है। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस इंप्रूव होगी तो नेचुरली हमारा फैट लॉस भी होगा, फैट लॉस होगा तो हमारा पीसीओडी, पीसीओएस जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं इस वजह से वो भी इन प्लेस आने शुरू होंगे। सो ये भी इसके साथ जो है कनेक्टेड है। सो ये हो गया इसका सेकेंड बेनिफिट। देन थर्ड इज ये, इसके पास ना जब हम फास्टिंग में जाते हैं तो हमारे गट को रेस्ट और रीसेट होने के लिए इनफ टाइम मिल जाता है, और गट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। गट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, गट अच्छा है, डाइजेशन अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो गट के रेस्ट के लिए और रीसेट के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। सो दिस इज़ हाउ आई फील कि हमें अगर इंटरमिटेंट कोई किसी के माइंड में अगर ये कंफ्यूजन है कि हम करें या ना करें, देन आई गिव अ थम्स अप, ज़रूर करें। इट गिव्स यू सो मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। आपने ना बीच में बात की थी शुगर लेवल आपके ठीक होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी, हर बंदा ना आज दूसरा बंदा डायबिटिक है, ठीक है, तो उसके लिए कोई ऐसा टिप जिससे, मतलब होममेड टिप जिससे, यस, होम रेमेडीज बेसिकली कि जिससे हमारे ब्लड के शुगर लेवल्स इंप्रूव हो सकें। सो एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है जो हमारे घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से ही मिल जाएगा, जैसे कि मेथी दाना, हाफ अ टीस्पून ऑफ मेथी दाना, हाफ टीस्पून ऑफ कलौंजी सीड्स, ठीक है, और आपने 1 चम्मच काला चना लेना है। इनको अच्छे से वॉश कर लो, इनको ओवरनाइट सोक कर दो और सुबह इनको अच्छे से च्यू करके खाना है। च्यू नहीं किया जा रहा तो आप इनकी पेस्ट बना के खा लें, और इसको आप लगातार 1-1.5 महीने के लिए फॉलो करें और आप देखिएगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी आपके ब्लड के शुगर लेवल्स में। बट इसमें एक कैच है यहाँ पे, जिनकी बॉडी की तासीर, जैसे अभी हम इधर नॉर्थ इंडिया वाली साइड में बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, अगर आपका वेदर कहीं और पे ठीक है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी की तासीर गर्म है तो गर्मी में आप ये टिप को फॉलो नहीं करें। जैसे जैसे वेदर ठीक होता जाएगा आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपके ब्लड शुगर लेवल्स काफी इंप्रूव होंगे। ईशा जी, हर सेलिब्रिटी ना आज की डेट में 0 फिगर की तरफ जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि वेट लॉस अच्छा है या इंच लॉस अच्छा है? Yeah, so that's really a good question. Actually क्या होता है कि जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, यूजुअली देखने को ये मिलता है कि क्लाइंट आया तो उनको ये है कि मेरा वेट लॉस हो जाए किसी तरह, कम वॉट में वेट लॉस चाहिए। अब वेट लॉस में वाटर वेट भी जाता है, मसल वेट भी जाता है, दोनों चीज़ें जाती हैं। और इंच लॉस बेटर इसलिए होता है क्योंकि इंच में हमारा फैट वेट जाता है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो जाएगा तो हमारे बहुत सारे मेडिकल इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। किसी ने आपको वेइंग स्केल पे खड़े होके नंबर्स नहीं देखने हैं, जो भी आपको जज करेगा वो आपको देख के करेगा कि आप बड़े पतले लग रहे हो, तो वो आपके इंच लॉस से जो है करेगा नोटिस। बट लोग इस चीज को समझते नहीं है, तो हमेशा फोकस करें ऑन योर इंच लॉस, ऑन योर फैट लॉस, रादर देन गोइंग इन बॉन्कर्स फॉर वेट लॉस कि वेट जाए वेट जाए वेट जाए। दैट इज नॉट ट्रू। फोकस मोर ऑन योर इंच लॉस। एक ना इसी के साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ आता है मेरे मन में, और मिथ्स भी है गर्ल्स को लेके कि गर्ल्स ना अगर कभी भी जिम में जाते हैं तो उनको लगता है कि इफ वी विल यूज डंबल्स एंड ऑल तो उनकी बॉडी थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएगी, ये मिथ है या ये एक्चुअल में होता है? नहीं, इट इज एब्सोल्युटली अ मिथ, क्योंकि
आप अगर देखें कि विद द एज हमारे सारे बॉडी के पैरामीटर्स डिक्लाइनिंग फेज में जाते हैं. सो 30s के बाद फीमेल्स का मसल मास, इनफैक्ट मेल्स का भी, बट फीमेल्स का 30s के बाद मसल मास ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, बट वो स्लोली ड्रॉप होता है जो इतना नोटिस नहीं होता. एंड आफ्टर द एज ऑफ 55 वो रैपिडली ड्रॉप होता है. सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें साथ साथ, क्योंकि मसल मास हमें चाहिए. मसल अच्छा होना जरूरी है, आपका स्ट्रांग होना चाहिए. जी. सो मसल का स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, मसल मास होना बहुत जरूरी है. और कौन कह रहा है कि आप जाते ही एकदम से 10 किलो के डंबल्स उठा लो या 20 किलो के कर लो और एकदम से आप अपना बॉडी बिल्डर बन जाओ. नो, इट इज नॉट दी कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट इज कि आप डंबल्स उठाएं बट कम वेट से उठाएं. आप 1-1.5 किलो से उठाएं, रेपिटेशन ज्यादा करें. जब आप उसमें कंफर्टेबल होते हैं तो आप फर्दर उसको इंक्रीज कर सकते हैं. देन आप एंकल वेट्स उठा सकते हैं जब आप लेग्स की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. एंड फंक्शनल ट्रेनिंग मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करूंगी कि जो अपनी बॉडी को लेके, अपनी बॉडी वेट से हम जो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, वो बहुत अच्छा मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है. सो डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक पॉइंट के बाद करनी बहुत ज़रूरी है, और उससे एजिंग भी आपकी स्लो डाउन होगी और उससे आपका मसल मास का जो लॉस है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा. सो इट इज़ एक्चुअली अ मिथ. Please go out, do good workout, do strength training, and not to forget that diet is an important part. तो डाइट आप अच्छी साथ साथ जरूर लें. ईशा जी, रात को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना सोते वक्त ये होता है कि लेडीज हमेशा ये सोचती है कि नेक्स्ट डे टिफिन में क्या डालना है. मतलब सब घर में यही प्रॉब्लम है. मतलब मेरे साथ भी होता है कि नेक्स्ट डे में बच्चे की टिफिन में क्या डालना है. तो प्लीज गिव मी सम टिप्स कि मैं भी बता सकूं कि भैया क्या होना चाहिए बच्चे की डाइट में. Yeah, even I'm a mother of 2 kids, so actually ये एक मोड ऑफ कंसर्न रहता है, क्योंकि बच्चों के भी बहुत टैंट्रम्स हैं, ये खाएं ये ना खाएं, ये हमने नहीं खाना है. सो उसमें ना काफ़ी मदर्स बहुत गलतियां करते हैं, जैसे कि हम रिफाइंड फूड्स बच्चों को दे देते हैं. जैसे चिप्स हो गया, जो फ्रूट ब्रेक है उसमें चिप्स वगैरह दे दिए, और जो मेन उसमें है पास्ता. मेरी डॉटर आके कंप्लेंट करती है कि आप ही नहीं देते हो. नहीं तो मेरी सारी क्लास में कोई पास्ता ला रहा है, कोई मैक्रोनी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है. बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, टिफिन हेल्दी ही जाना चाहिए. और बहुत सारी ऑप्शंस हैं टिफिन की, जैसे चीले हैं डिफरेंट. आप दाल का चीला, बेसन का चीला, ओट्स का चीला चीले की फॉर्म में दे सकते हैं, ढोकला दे सकते हैं. देन आप कोई भी वेजिटेबल्स को सौते करके उसका रैप बना सकते हैं, क्योंकि बेसिकली बच्चों को कलर्स चाहिए. तो रैप में आप डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड करें और उसको रैप की फॉर्म में या रोल की फॉर्म में डाल के उसको कट करके टूथपिक लगा के थोड़ा प्रेजेंटेबल करके उनको दें, तो ये चीज़ उनको अच्छी लगती है. देन अगर आपने स्टफ चपाती बच्चे को देंगे तो ऑब्वियसली वो काफ़ी फुल फीलिंग देता है. सो ये सब टिफिन में चीज़ें, पोहा है, उपमा है, वर्मिसेली है, ये चीज़ें आप दे सकते हो. इसमें खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड करो, इसी बहाने वेजिटेबल्स भी जाएंगी, थोड़ा टिफिन कलरफुल भी होगा और उनका खाने का मन भी करेगा. ये है कि बच्चे एक दूसरे को देख के खा लेते हैं, लेकिन घर पे बहुत टैंट्रम्स है और फिर कंप्लेंट्स भी हैं कि आप नहीं देते हो, बाकी सब तो देते हैं. एक और मेरे को पॉइंट याद आया कि बच्चे ना आजकल सेल फोन देख के ही खा रहे हैं. yes, तो मतलब ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि बच्चों को लगता है कि जब तक ये नहीं मिलेगा तो तब तक हमारे को खाना. बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि ना एक्चुअली बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है कि वो कितना खा रहे हैं इस चक्कर में. अगर आप लेट्स से मैं अपने बेटे का एग्जांपल दूं, तो अगर उसको मैं वो फोन देख रहा है, एक चपाती से ज्यादा भी खिला दूंगी तो उसको पता नहीं चलेगा. और अगर फोन नहीं है तो ही विल आफ्टर हाफ चपाती he'll throw tantrums कि नहीं आई एम डन. सो बच्चों को पता ही नहीं चलता पहली बात कि वो क्या खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं, कहाँ उनको स्टॉप करना है, फूड का क्या फ्लेवर है, क्या टेक्सचर है, क्या कलर्स जा रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा उनको. सो फूड के साथ आई थिंक कि एक कनेक्शन जो बनाने की ज़रूरत है वो बच्चों की नहीं बन पा रही है. इसीलिए हम कितनी डेफिशिएंसीज बच्चों में देख रहे हैं आजकल. बट ये चीज़ अवॉइड की जानी चाहिए, स्क्रीन तो बिल्कुल ही अवॉइड. नहीं, हम लोग भी जैसे है कि हम लोग भी डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो क्या है कि हम लोग टीवी देख रहे हैं और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम लोग भी क्या खा रहे हैं. राइट. तो इट्स लाइक अ स्ट्रेस ईटिंग ओनली. अंशुल जी, आई रिमेम्बर जब हम छोटे होते थे ना, तो मेरे ग्रैंडफादर ने अपने
रूम से वो आवाज देते थे एंड एवरीबडी वाज सो मच इन डिसिप्लिन कि वो टेबल पे आकर डाइनिंग टेबल पे ही खाना सर्व होता था, किसी को पर्सनली इंडिविजुअली रूम्स में नहीं मिलता था। और स्क्रीन्स की तो तब था बट इतना ज्यादा नहीं था। वो एक फैमिली बॉन्ड, वो जो इंजॉयमेंट, वो चीज नहीं देखने को मिलती आज के टाइम में, क्योंकि हम अपना एनग्रॉस्ड है, बच्चे अपना एनग्रॉस्ड है। तो आई थिंक वी शुड वर्क एज अ टीम, एज सब, मतलब सब लोगों को इकट्ठे मिलके अपने इस चीज पे वर्क करना चाहिए। एंड फैमिली बॉन्ड जो है ना, वो फैमिली की ये जो डाइनिंग टेबल होती है, इस पे ज्यादा बेटर बनता है। सो आई थिंक ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। ईशा जी, हर घर में ना आजकल देखा जा रहा है कि लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबको ना विटामिन डी की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है। तो और बोला जाता था पुराने जमाने में कि आप सन के सामने बैठ जाइए तो आपकी डिफिशियंसी वो कम हो जाएगी। तो ये मिथ है या ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है जो अंशुल जी, जो विटामिन डी है ना, इटसेल्फ उसका नाम सनशाइन विटामिन है। सो जब सूरज की जो स्टार्टिंग की धूप होती है ना, जो 15-20 मिनट की किरणें हैं, वो एक्चुअली हमारे विटामिन डी को नेचुरली कवर अप करती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो लो। और इसके साथ साथ ना विटामिन डी, आपने देखा होगा कि हर इंसान सप्लीमेंट कर रहा है विटामिन डी का, बट फिर भी उनके लेवल्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं आ रहे। डॉक्टर बोलता है ना हर संडे को एक पाउच लीजिए। हाँ, एक सैशे, एक शॉट ले लो एंड लाइक 2 महीने लो एंड यू आर गुड टू गो, है ना। अब वो क्या है, वो एक पॉइंट पे जब उसकी एब्जॉर्प्शन होनी शुरू होती है, उससे पहले हम पहली बात तो बंद कर देते हैं उसको लेना, तो हमारे वो लेवल्स कवर अप ही नहीं होते। दूसरी बात, वी आर नॉट श्योर कि आप जो ले रहे हो वो आपका एक्चुअली एब्जॉर्ब भी हो रहा है बॉडी में कि नहीं। तो उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो अगर हम ये ध्यान कर लें तो डेफिनेटली हमारे विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। सो टिप्स में क्या है, नंबर 1, आपने नोटिस करना है कि आपकी डाइट मैग्नीशियम रिच है या नहीं। मैग्नीशियम क्या है, वो एक्चुअली क्या करता है, वो हेल्प करता है विटामिन डी की एक्टिवेट करने के लिए उसके एक्टिव फॉर्म में, सबसे पहले। सेकेंडली, वो उसकी हेल्प करता है कि जो उसके टारगेट प्रोटीन्स है वो उसको जाके बाइंड करे। एंड थर्डली, ये लिवर और किडनीज में विटामिन डी को मेटाबोलाइज होने में हेल्प करता है। सो ये 3 चीजें, मैग्नीशियम का जो रोल है वो अगर आपके डेफिशिएंट है मैग्नीशियम से डाइट, तो आप जितना मर्जी सप्लीमेंट कर लो, इट इज ऑफ नो यूज। सो मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो मैग्नीशियम एज अ लेमन की कौन से फूड्स में मैग्नीशियम ज्यादा है? आई कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। सोर्सेज क्या है मैग्नीशियम के, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सेकेंड, हमें अपना जिंक देखना है कि हमारी डाइट में ये ना बड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसपे लोग फोकस नहीं करते हैं, और ये छोटी छोटी चीजों पे अगर हम फोकस कर लें तो हमारी डेफिशिएंसीज जो हैं वो आराम से कवर अप हो सकती हैं। जो जिंक है, वो जिंक हेल्प करता है विटामिन डी को सेल के अंदर बेटर वर्क करने में। सेकेंडली, जो जिंक है वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि जो कैल्शियम है जो हम फूड और सप्लीमेंट्स के थ्रू ले रहे हैं वो बोन्स को बेटर वे में मिले। सो इनडायरेक्ट काम चल रहा है, देख रहे हो आपकी जिंक काम कर रहा है कैल्शियम पे। कैल्शियम और विटामिन डी ऐसे चलते हैं, एक कम है तो दूसरा अच्छा नहीं रहेगा, दूसरा कम है तो दूसरा वाला अच्छा नहीं रहेगा। सो इसलिए हमें जिंक भी लेना जरूरी है। अब सोर्सेज की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम और जिंक के बहुत सिंपल हमारे किचन में ही सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि सीड्स, पंपकिन सीड्स हो गए, वाटरमेलन सीड्स हैं, चिया सीड्स, हेम्प सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब मैग्नीशियम और जिंक रिच हैं, इनको आप इंक्लूड करें। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड करें। देन आप सोया, टोफू, लेंटिल्स, चिकपीस हो गए, ये सब चीज़ें आपको इनफ मैग्नीशियम और जिंक दे देंगी। उसके अलावा आप देसी घी फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन आप इंक्लूड करें, क्योंकि विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो देसी घी अगर आप लेते हैं तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन को बेटर वे में जो है हेल्प करेगा। फिर आप फिश एंड सी फूड इंक्लूड कर सकते हैं, एग्स इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो विटामिन डी को बेटर वे में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगी। आप ये लेंगे तो आप डिफरेंस खुद फील करेंगे कि एक्चुअली इट मेक्स अ डिफरेंस। ईशा जी, आजकल ना हर कोई एंडोर्स कर रहा है मिलेट्स को, कहते हैं व्हीट तो खाए ना, ये तो मतलब आपको बीमार से और ज्यादा बीमार कर देंगे। तो मिलेट्स को हमारे पीएम मोदी साहब भी एंडोर्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बना लास्ट ईयर। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में कि ये मिथ है बहुत बड़ा कि हमें मिलेट्स ही खाने चाहिए व्हीट को छोड़ के? राइट। So what is your take? So बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
पहले तो मैं मोदी जी का थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोगों को कन्विंस करना पड़ता था, जी मिलेट्स खाओ, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, ये आपको अच्छा इम्पैक्ट देंगे, नॉट दैट कि व्हीट निकाल दो बट ये भी इंक्लूड करो। बट लोगों को लगता था नहीं इसका टेस्ट नहीं अच्छा, ये हम नहीं खा सकते। नाउ पीपल कम टू अस और वो कहते हैं हमें मिलेट्स इंक्लूड कर दो। सो इतना ज्यादा इस चीज Change का हुआ है। इम्पैक्ट आया है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है ये, मतलब काफी इम्पैक्टफुल बात है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं, मिलेट्स इंपॉर्टेंट है तो व्हीट भी इंपॉर्टेंट है। अब पुराने जमाने में हमारे 10-10 रोटियां लोग खा जाते थे, राइट, बट उनकी एक्टिविटीज अच्छी थी, वो डिसिप्लिन में रहते थे, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, कोई खेतों में जा रहा है, कोई फीमेल्स है वो हैवी काम कर रही है, कपड़े बर्तन सब घर का हाउस होल्ड जितना भी है वो कर रहे हैं, और उसके बाद वो खाना ही खा रहे हैं। तो खाने में वो तब व्हीट भी खाते थे, मिलेट्स भी खाते थे, बट ये कॉन्सेप्ट नहीं कभी था कि व्हीट निकाल दो और सिर्फ मिलेट्स रखो। सो दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, व्हीट भी रखो और मिलेट्स भी रखो। जिनको व्हीट एलर्जी है, जिसे सीलिएक डिजीज बोलते हैं, या जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी है किसी को, या खाने से गैस ब्लोटिंग ऐसी चीजें होती हैं, उन लोगों को व्हीट नो डाउट अवॉइड करके मिलेट्स पे स्विच करना चाहिए। बट जिनको कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है या कोई ऐसे सिम्टम्स भी नहीं है, उनको कंप्लीटली ऑफ व्हीट जाने का मैं सजेशन नहीं दूंगी। सो कुछ अमाउंट ऑफ व्हीट भी इंक्लूड करें एंड कुछ मिलेट्स भी करें, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैन ऑल्सो बी डन। सो बिल्कुल माइनस करने की जरूरत नहीं है, मतलब कंबाइन करके चले दोनों को, मिक्स यस करके। बिल्कुल मिक्स करके आप खा सकते हैं, वो और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस है। अब व्हीट के अंदर ऐसे है ना कि ग्लूटेन है जिसको हमने बहुत ज्यादा बदनाम किया है ना। सो ग्लूटेन क्या का एक्चुअली काम क्या है, वो टेक्सचर को सॉफ्ट करता है, इलास्टिसिटी देता है। हमारी मसल के अंदर भी तो इलास्टिसिटी की जरूरत है, वो हमें उससे मिलेगी। अगर हम बिल्कुल ही ऑफ ग्लूटेन ऑफ व्हीट होना चाह रहे हैं तो फिर हमारी मसल्स पे भी उस चीज का इम्पैक्ट आएगा। तो ऑफ बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है अगर मेडिकल इश्यूज नहीं है तो। ये जैसे रिफाइंड फ्लोर होता है ना, मैदा जिसको हाँ। बोलते हैं, वो लेकिन बोला जाता है कि इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो आपकी इंटेस्टाइन में एक लेयर बन जाती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल रिफाइंड फॉर्म जो व्हीट की है उसको आप माइनस करें, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन पार्ट बिल्कुल खत्म होता है। जो व्हीट एक्चुअली विद ब्रैन है, इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको क्यों निकालना है हमने अपनी डाइट से? उसको हम कम कर सकते हैं, मिलेट्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, बट उसको पूरी तरह माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पे जब कभी लाइफ में खाना पड़ेगा तो फिर उसके आपको इफेक्ट्स जरूर देखने को मिल सकते हैं बॉडी पे। ईशा जी, आप काफी सालों से न्यूट्रिशनिस्ट एज ए हैं, और आपको कोई फनी इंसिडेंट याद है कि आपने कभी एनकाउंटर किया हो अपनी प्रैक्टिस में? बहुत फनी इंसिडेंसेस होते हैं। सो सबसे फनी तो ये होता है कि लोग आते हैं, बैठते हैं, और सबसे पहली बात उनकी यही होती है कि 1 महीने में 10-12 किलो लूज करवा दो और कुछ मत दो खाने को, ठीक बात है। भूखे रख दो और लूज करवा दो। बस उनके दिमाग में एक ही उस टाइम है कि मुझे वेट लॉस करना है। बट मैं यही समझाती हूँ कि भैया हम वेट लॉस खा के भी कर सकते हैं। वेट लॉस भूखे रह के इज नॉट अ सोल्यूशन, खाकर लूज करें। देखो 10 से 12 किलो कोई 150 प्लस है तो उसका ऑटोमेटिकली होना शुरू हो ही जाता है। बट अगर हम कहें कि हम आपका वेट ही ऑलमोस्ट 80 केजीज है और आपको मुझे 1 महीने में 12 किलो लूज करवा दो, तो वो तो एक्चुअली आइडली भी करेक्ट नहीं है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ईट एंड लूज वेट, ना कि ऐसे कि बस कुछ मत दो और वेट लॉस करा दो। वो जो बाउंस बैक होता है ना, वो फिर गंदे वाला होता है, उसको लूज करना मुश्किल हो जाता है। सो ऑलवेज ईट एंड लूज योर वेट। आपने जैसे अभी बताया कि फनी थिंग तो आपने बताई, तो सरप्राइजिंग थिंग बताइए एक। सरप्राइजिंग, जब मैंने अंशुल जी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी ना, तो गोइंग टू अ डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट वाज मोर ऑफ अ फैशन। तब लोग कहते थे वी आर गोइंग टू अ डाइटिशियन, हम तो वेट लॉस करने जा रहे हैं। दैट वाज वेरी मच into fashion, but over a period of time ना धीरे धीरे इतने मेडिकल प्रॉब्लम्स और इश्यूज बढ़ते गए हैं ना, तो देख देख के हम खुद ही हैरान होते हैं कि कैसे ये एक फैशन वाली चीज नेसेसिटी में बदल गई है। सो टुडे व्हेन पीपल कम टू मी ना, डाइट इज मोर ऑफ अ नीड देन फैशन। सो ये बहुत एक सरप्राइजिंग चीज है, एंड आई बिलीव कि हर बंदे को डाइट करनी चाहिए। तो डाइटिशियन के पास ना, डाइटिशियंस बदनाम बहुत है कि खाने को नहीं देती हैं, हमने नहीं जाना है। सो आई थिंक दैट्स अ मिथ।
जो अच्छे डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि आप न्यूट्रिशियस फूड खाओ और उसके साथ अपनी हेल्थ को अच्छा रखो, क्योंकि डाइट जो है ना वो वंडर्स कर सकती है, जो मेरी एक्चुअली क्लिनिक का नाम भी है डाइट वंडर्स। एंड जब भी मैं अपनी डाइट्स फ्रेम करती हूँ तो मैं उसमें ना एक भाव रखती हूँ अपने, मैं भगवान जी से यही कहती हूँ कि ये जो डाइट बन रही है ना ये एज अ मेडिसिन, ये दुआ के साथ बनाई हुई डाइट है जो दवा का काम करेगी। सो मैं बिलीव करती हूँ कि डाइट आपकी दुआ के साथ बननी चाहिए, जो सेकंड पर्सन जिसके पास जा रही है वो दवा का काम जरूर करे। सो डाइट मोर देन अ फैशन नाउ इज अ नीड। सो सबको करना चाहिए और बिल्कुल नहीं डरना चाहिए डाइटिशियंस के पास जाने के लिए। फ्रेंड्स, होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिला होगा और मैम ने बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक किया कि वेट लॉस खाना खाने के बाद भी हो सकता है। आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाना को कट कर दीजिए। तो चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लें, और अगर जो इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिला है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।